हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस एक बार फिर से हम मिल गए हैं एक और बेहतरीन से सेशन के अंदर। तो आइए जल्दी से क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मेरा नाम है घनश्याम पारिक, आपका फिजिक्स मेंटर। और गाइस मैंने ढेर सारे स्टूडेंट टीच किए हैं, जिसमें से बहुत सारे स्टूडेंट जो है ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब के अंदर हैं। यदि आप भी अपना गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हैं तो जुड़े रहिए मेरे साथ इस सेशन के साथ और इस बेहतरीन से प्लेटफॉर्म के साथ भी। तो आइए जल्दी से हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले तो हमारा कंप्लीट एसएससी सॉल्यूशन बैच जो है वो हमने लॉन्च कर दिया है। तो अगर आपको बैच के अंदर इनरोल होना है तो आप जाएंगे सीधा प्ले स्टोर में और वहां पर सर्च करेंगे राइस स्मार्ट हिंदी ऐप को डाउनलोड करके और आप हमारे साथ डायरेक्ट जुड़ सकते हैं कंप्लीट एसएससी सॉल्यूशन बैच के साथ, जहां पर यदि मेरा कूपन कोड आप GP500 का यूज करेंगे तो मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ ये कोर्स जो है वो परचेज कर सकते हैं आप। इसके अलावा ऐप के ऊपर बहुत सारी क्विजेज और मॉक टेस्ट भी हैं, तो उनको लगाकर भी आप अपनी तैयारी जो है वो बेहतर से बेहतरीन कर सकते हैं। चलिए, ये हमारा डेली का लाइव शेड्यूल रहता है। ठीक है, डेली क्लास हमारी लाइव चलती है 8 बजे से लेकर और 12 बजे तक चलती है। उसके बाद शाम का शेड्यूल जो है वो कुछ इस प्रकार से आपका 3 बजे से लेकर और रात को 10-11 बजे तक जो है वो लाइव क्लास डेली हमारी होती है। ठीक है, तो जिस भी क्लास के अंदर आपको इनरोल होना है उस क्लास को आप ले सकते हैं। ठीक है, उस क्लास के अंदर आप अपनी तैयारी जो है उसको बेहतर कर सकते हैं। चलिए, आज की क्लास का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो आपके सामने आ रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया? ए बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम अ राइफल। एक बुलेट जो है वो राइफल से फायर किया गया है। ठीक है, राइफल से एक बुलेट को फायर किया गया है। इफ राइफल रिकॉइल, हाँ बिल्कुल, राइफल क्या होती है? रिकॉइल यानी कि पीछे की तरफ क्या लगता है? धक्का लगता है फ्रीली। देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ राइफल इज, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी राइफल की? ध्यान से देखें। लेस देन दैट ऑफ द बुलेट या मोर देन दैट ऑफ द बुलेट या सेम एज दैट ऑफ द बुलेट या इक्वल और लेस देन दैट ऑफ द बुलेट। तो ध्यान में रखेंगे, यहां पर आपको राइफल की काइनेटिक एनर्जी पूछी है। ठीक है, राइफल की क्या पूछी है आपको? काइनेटिक एनर्जी पूछी गई है। अब एक बात तो आप सभी जानते हैं, एक बात क्या जानते हैं आप, कि अगर आपको काइनेटिक एनर्जी पूछता है तो काइनेटिक एनर्जी का पहली बात फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv स्क्वायर। क्या होता है? हाफ mv स्क्वायर। अब दूसरी बात क्या ध्यान रखनी है आपको? दूसरी बात ये आपको ध्यान रखनी है कि ध्यान से देखिए, अगर राइफल की और बुलेट की हम बात करते हैं तो बुलेट की स्पीड क्या होगी? बहुत ज्यादा होगी, जबकि राइफल का जो रिकॉइल होगा वो बहुत कम होगा। ठीक है, यानी कि बुलेट की स्पीड जो है ना बहुत ज्यादा होगी और राइफल का क्योंकि मास ज्यादा इसलिए उसकी स्पीड क्या होगी? कम होगी। पीछे जाने की उसकी स्पीड क्या होगी? कम होगी। अगर ध्यान से देखें तो यहां पर काइनेटिक एनर्जी जो डिपेंड करती है आपके मास पे और वेलोसिटी पे डिपेंड करती है। अब लेकिन मास पे किस तरह से डिपेंड करती है? मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, लेकिन वेलोसिटी के स्केयर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी कि जो बुलेट निकलेगा उस बुलेट की काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होगी। ठीक है, एज कंपेयर टू राइफल। ठीक है, राइफल की जो काइनेटिक एनर्जी है उससे बहुत ज्यादा होगी आपके बुलेट की काइनेटिक एनर्जी। वैसे भी आप देख सकते हैं, एक आपका लॉ है जिसको आप बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, तो लीनियर मोमेंटम क्या रहेगा? दोनों केस में बराबर रहेगा, यानी कि गोली का और राइफल का जो लीनियर मोमेंटम वो क्या रहेगा? वो रहेगा आपका बराबर। और लीनियर मोमेंटम पे कैसे डिपेंड करता है? काइनेटिक एनर्जी को लीनियर मोमेंटम की टर्म में अगर लेके आए तो क्या होता है? पी स्क्वायर डिवाइड बाय 2m, ये फॉर्मूला होता है पी स्क्वायर डिवाइड बाय 2m। अब लीनियर मोमेंटम दोनों का क्या होगा? बराबर होगा। चाहे हम गोली की बात करें और चाहे हम राइफल की बात करें तो लीनियर मोमेंटम क्या होगा? दोनों का बराबर होगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन के अंदर होगा। अगर लीनियर मोमेंटम बराबर है तो जिसका मास कम होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? ज्यादा होगी। तो इससे भी आप देख सकते हैं, इसका मतलब बुलेट की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी और राइफल की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? कम होगी। यानी कि राइफल की काइनेटिक एनर्जी लेस देन दैट ऑफ द बुलेट। ये ऑप्शन जो क्वेश्चन का क्या बनेगा? राइट आंसर बनेगा। ये ऑप्शन जो क्वेश्चन का क्या बनेगा? राइट आंसर बनेगा। तो अच्छे से आप देख लीजिए, चाहे आप इससे करके देख लीजिए और अगर डायरेक्ट आप आइडिया यहां से लगा सकते हैं, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जो है वेलोसिटी के तो स्केयर के अकॉर्डिंग बढ़ती है और मास पे सीधा बढ़ती है। मास के पावर 1 है यहां पर। ठीक है, तो स्केयर के अकॉर्डिंग बढ़ेगी, सीधी सी बात है, जिसकी स्पीड ज्यादा होगी उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? ज्यादा होगी। तो अच्छे से क्या रखेंगे? ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अ लाइट एंड अ हैवी बॉडी हैव इक्वल मोमेंटम। इक्वल मोमेंटम है। ठीक है, एक लाइट बॉडी है और एक हैवी बॉडी है। ठीक है, मान लीजिए एक लाइट बॉडी है, ये मान लिया मैंने, ये क्या है? ये लाइट बॉडी है। और एक मान लीजिए आपके पास हैवी बॉडी है, ये मान लिया बी मैंने, और बी क्या है? आपकी हैवी बॉडी है। ठीक है, ये हैवी बॉडी है और ये मान लीजिए लाइट बॉडी है। तो अगर काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए की बात करें, किसकी बात करें? काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए। ये लाइट बॉडी है तो इसका मास क्या होगा? कम होगा। इसका मास मैं मान लेता हूं m। ठीक है, और इसका मास मैं मान लेता हूं हैवी बॉडी है तो सीधी सी बात है मास ज्यादा मिलेगा। इसका मास मान लीजिए 4m, मान लीजिए कितना? मान लीजिए 4m मान लीजिए। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी पी स्क्वायर, क्योंकि मोमेंटम दोनों क्या है? बराबर है। पी स्क्वायर डिवाइड बाय 2m होगी इसकी तो।
और ध्यान देंगे तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, इसकी काइनेटिक एनर्जी देखिए, काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी इज इक्वल टू क्या होगी, पी स्क्वायर, क्योंकि मोमेंटम दोनों का बराबर है इसलिए पी स्क्वायर लिख दिया, डिवाइड बाय 2m। 2m तो फॉर्मूले के अंदर होता है, 2m तो क्या होता है, फॉर्मूले के अंदर होता है। यहां पर 4m है तो ये क्या आ जाएगा, 8m आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 8m। देखिए काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का रिलेशन क्या है, काइनेटिक एनर्जी बराबर होती है पी स्क्वायर डिवाइड बाय 2m। ये क्या होता है, ये रिलेशन होता है काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का, ठीक है। तो पी स्क्वायर बाय 2m, यहां पर m की जगह हमारे पास क्या था, m ही था, लेकिन यहां पर m की जगह हमारे पास क्या है, 4m है, तो क्या आ जाएगा, 8m आ जाएगा। अब ये काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है या ये काइनेटिक एनर्जी ज्यादा, देखिए नीचे क्या है, नीचे बड़ी टर्म है, ऊपर तो टर्म सेम है और नीचे टर्म क्या है, बड़ी है। इसका मतलब ये काइनेटिक एनर्जी जो है वो क्या है, लेस है, और ये काइनेटिक एनर्जी क्या है, ज्यादा है। सेम हमने पिछले क्वेश्चन के अंदर भी देखा, सेम ही क्वेश्चन आपका ये है, हालांकि क्वेश्चन की लैंग्वेज जो है थोड़ी चेंज कर दी है। तो क्या होगा, द लाइट बॉडी विच हैव ग्रेटेस्ट काइनेटिक एनर्जी, तो किसकी होगी, लाइट बॉडी जो होगी उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी, अगर दोनों का मोमेंटम क्या है, बराबर है। तो ध्यान में रखेंगे, अच्छे से क्या रखेंगे, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है, the force that causes acceleration, force that causes acceleration and keeps the body moving along the circular path is acting। यानी कि वो फोर्स जो किसी बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन लेके आता है और उस बॉडी को सर्कुलर पाथ में घुमाता है, वो फोर्स जो है वो कैसे लगता है, टूवर्ड्स द सेंटर, सेंटर की तरफ लगता है, या अवे फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से अवे लगता है। यानी कि कहने का मतलब क्या है, मान लीजिए कि सर्कुलर मोशन हो रहा है, मान लीजिए क्या हो रहा है, सर्कुलर मोशन हो रहा है, एक फोर्स लग रहा है इस बॉडी के ऊपर, इस बॉडी के ऊपर क्या लग रहा है, एक फोर्स लग रहा है जो कि इसका एक्सेलरेशन करवा रहा है, इसको क्या करा रहा है, एक्सेलरेटेड करवा रहा है, और साथ में इसको क्या दे रहा है, साथ में इसको वेलोसिटी दे रहा है ताकि ये सर्कुलर मोशन कर सके, ठीक है। तो ये दोनों चीज दे रहा है कोई फोर्स आपका, तो वो फोर्स कैसा होगा, टुवर्ड्स द सेंटर होगा, या अवे फ्रॉम द सेंटर होगा, या अलोंग द टेंजेंट ऑफ द सर्कुलर पाथ होगा, यानी कि टेंजेंट या इसकी स्पर्श रेखा के अलोंग होगा, ठीक है। इन द डायरेक्शन ऑफ सर्कुलर मोशन, यानी कि सर्कुलर मोशन की डायरेक्शन के अंदर होगा, यानी कि ये जो है बार बार आपकी डायरेक्शन चेंज करता रहेगा, अगर यहां पर आएगा तो ऐसा हो जाएगा, यहां पर आएगा तो ऐसा हो जाएगा नीचे की तरफ, ठीक है। तो किस तरह का फोर्स लगता है, तो ध्यान में रखेंगे जब भी सर्कुलर मोशन हमें करवाना है तो हमें एक फोर्स देना पड़ता है जिसको आप बोलते हो सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या देना पड़ता है, सेंट्रीपिटल फोर्स देना पड़ता है, तभी क्या हो सकता है, सर्कुलर मोशन हो सकता है। जैसे सन जो है वो अर्थ को क्या देता है, एक सेंट्रीपिटल फोर्स देता है, ठीक है। तो अर्थ का क्या हो रहा है, अर्थ का मोशन हो रहा है सन के चारों ओर, ऐसे ही अर्थ जो है वो मून को जो है वो क्या देता है, सेंट्रीपिटल फोर्स देता है, ठीक है। किस रूप में देता है, ग्रेविटेशनल फोर्स के रूप में, ठीक है। तो मून जो है वो अर्थ के चारों ओर घूम रहा है, और ये फोर्स जो होता है ना, सेंट्रीपिटल फोर्स, ये हमेशा सेंटर की तरफ होता है, सर्कल का सेंटर ये मान लीजिए, तो यहां से किसकी तरफ होगा, सेंटर की तरफ होगा हमेशा, ठीक है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वही सर्कुलर मोशन करवाता है, और वही बॉडी के अंदर क्या लेके आता है, एक्सीलरेशन लेके आता है, और वो किसकी तरफ होता है, टुवर्ड्स द सेंटर। यानी कि ये ऑप्शन जो क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर होगा, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, अच्छे से क्या रखेंगे, याद रखेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, एक बॉल को जो है वर्टिकली ऊपर फेंका गया है, ठीक है। यहां पे बना देता हूं मैं, ठीक है। ये मान लीजिए ग्राउंड है और एक बॉल जो है उसको हमने फेंक दिया इस तरह से, ठीक है, ऊपर की तरफ फेंक दिया। द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, इज इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इट्स मोशन, यानी कि इसके मोशन की डायरेक्शन के अपोजिट होगी, या फिर इज द सेम डायरेक्शन एज द डायरेक्शन ऑफ मोशन, सेम डायरेक्शन के अंदर होगा, जैसा इसका मोशन हो रहा है उसी डायरेक्शन के अंदर होगा। इंक्रीज एट इट्स कम डाउन, यानी कि इंक्रीज होगा जब ये नीचे आएगा। तो ये वाली स्टेटमेंट तो नहीं हो सकती, देखिए ये वाली स्टेटमेंट तो नहीं हो सकती, क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि इंक्रीज नहीं होता है, जी की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट रहती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि ग्रेविटी की बात करें तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रहती है, ठीक है। हालांकि जी की वैल्यू चेंज होती है, लेकिन जी की वैल्यू कब चेंज होगी, जब आप बहुत ज्यादा हाइट पे चले जाओ, या बहुत ज्यादा डेप्थ के अंदर चले गए, ठीक है, या पोल पे चले गए, इक्वेटर पे चले गए, तो वहां पर जी की वैल्यू हालांकि चेंज होती है, लेकिन यहां पर चेंज होने का कोई सवाल नहीं है। बिकम जीरो एट द हाईएस्ट पॉइंट, जी की वैल्यू जो है वो जीरो तो कभी नहीं होती यार, जी की वैल्यू जीरो जो है वो कहां पर होगी, वो सेंटर ऑफ अर्थ पे चले जाओगे, ठीक है, या फिर आप आर्टिफिशियल सैटेलाइट के अंदर चले जाओगे तो वहां पर जी की वैल्यू जीरो होती है, लेकिन यहां पर ऐसा कोई केस नहीं है। तो ये भी आंसर अपना नहीं हो सकता, तो या तो ये आंसर बनेगा या ये आंसर बनेगा। आपको सभी जानते हैं कि जी जो है, अर्थ जो है हमेशा फोर्स जो है वो नीचे की तरफ लगाती है, अर्थ क्या लगाती है, फोर्स हमेशा नीचे की तरफ लगाती है, तो एक्सेलरेशन जो भी आएगा वो किसकी तरफ आएगा, नीचे की तरफ आएगा, यानी कि जी की जो वैल्यू है
ठीक है, वो हमेशा किसकी तरफ होती है, नीचे की तरफ होती है। ठीक है, जी की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये हमेशा किसकी तरफ लगता है, नीचे की तरफ लगता है, यानी कि इसका मोशन जो हो रहा है उसके क्या लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। ये ऑप्शन जो है क्वेश्चन का क्या बनेगा, राइट आंसर बनेगा अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट टू दी डायरेक्शन ऑफ इट्स मोशन। मोशन की डायरेक्शन क्या लगेगा, अपोजिट लगेगा। अगर किसी पत्थर को हम ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, ठीक है, अगर नीचे की तरफ फेंक रहे हैं तो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन लगेगा। क्या लगेगा, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन लगेगा। तो अच्छे से क्या रखेंगे, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इन प्लानिटरी मोशन, प्लानिटरी मोशन जो होता है यानी कि ग्रहों की गति के अंदर, ग्रहों की गति के अंदर कौन सी सही बात है, यहां पर देख लीजिए। ग्रहों की गति के अंदर ग्रहों की गति पहली बात तो कैसी होती है, अगर सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति अगर देखें हम, ठीक है, ये मान लीजिए सन है हमारा, ठीक है, और सन के अराउंड अगर ग्रह की गति हम देखें तो ग्रह की गति कुछ ऐसी रहती है। ठीक है, इस तरह का मूवमेंट है, ग्रह की गति जो है ना वो सन के अराउंड कुछ ऐसी रहती है, इलिप्टिकल ऑर्बिटल के अंदर। किसके अंदर, इलिप्टिकल ऑर्बिटल के अंदर ऐसी गति ग्रह की रहती है। तो यहां पर अगर ग्रह रहेगा तो उसकी स्पीड जो है वो क्या होती है, देखिए केपलर के लॉ के अकॉर्डिंग ये इक्वल एरिया कवर करेगा, इक्वल टाइम इंटरवल के अंदर इक्वल एरिया क्या करता है, कवर करता है। ठीक है, केपलर के लॉ के अकॉर्डिंग। तो अगर यहां पर आपका रहेगा, सन से जितना दूर रहेगा ग्रह, ठीक है, सन से ये क्या है, दूरी है, सन से जितना दूर रहेगा तो यहां पर स्पीड क्या होगी, इसकी कम होगी, इसकी स्पीड क्या होगी, यहां पर कम होगी। और सन के नजदीक जैसे ही आता है ना तो इसकी स्पीड क्या कर जाती है, इसकी स्पीड इंक्रीज कर जाती है। यानी कि यहां पर वेलोसिटी मान लीजिए v1 थी और यहां पर मान लीजिए v2 थी, तो v1 जो है वो ज्यादा होती है, ग्रेटर देन होती है v2 से। यानी कि सूर्य के अगर पास रहेगा तो स्पीड क्या होनी पड़ेगी, उसकी ज्यादा होनी पड़ेगी, और अगर दूर रहेगा सन से तो स्पीड क्या होगी, उसकी कम होगी। अब स्पीड कम ज्यादा अगर इसकी हो रही है तो इसकी एंगुलर स्पीड भी कम ज्यादा होगी। इसका एंगल भी जो सन के ऊपर बनाएगा, ये जो सेंटर के ऊपर एंगल बनाएगा वो भी क्या होगा, वो भी कम ज्यादा होता रहेगा। तो एंगुलर स्पीड जो है वो कांस्टेंट नहीं हो सकती, ये क्वेश्चन का राइट आंसर नहीं हो सकता। द टोटल एंगुलर मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट, हाँ ये बात सही है। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम जैसे आपने लीनियर मोमेंटम पढ़ा है, ठीक है, ऐसे ही जब आप सर्कल के अंदर मूव करते हो या सर्कुलर पाथ के अंदर आते हो तो क्या आ जाता है, एंगुलर मोमेंटम आ जाता है। जैसे आपने लीनियर मोमेंटम mv पढ़ा है तो लीनियर मोमेंटम को आपने mv पढ़ा है, लेकिन mv के साथ क्या कर दीजिए, r जो रेडियस है उसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा लीनियर मोमेंटम। ठीक है, क्या आ जाएगा, एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा, जिसको आप एल से लिखते हैं, एंगुलर मोमेंटम mv इंटू में r। अब ध्यान से देखिए तो एंगुलर मोमेंटम क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। क्यों, देखिए r अगर ज्यादा होगा आपका तो v क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, और अगर r आपका कम होगा तो v क्या हो जाएगी, v ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो ये l वाली टर्म जो है क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। एंगुलर मोमेंटम क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। बी ऑप्शन जो है क्वेश्चन का क्या बनेगा, राइट आंसर बनेगा। सी और डी नहीं बन सकते, क्योंकि बी ऑप्शन जब राइट आंसर बन गया है तो फिर सी और डी का तो कोई सवाल ही नहीं है। ठीक है, द लीनियर स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट, कोई भी स्पीड जो है वो कांस्टेंट यहां पर नहीं रहती है। ध्यान में रखेंगे, अच्छे से क्या रखेंगे, याद रखेंगे। एंगुलर मोमेंटम क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, प्रेशर एक्सर्टेड बाय शार्प नीडल ऑन अ सरफेस इज मोर देन द प्रेशर एक्सर्टेड बाय ब्लंट नीडल, या फिर लेस देन प्रेशर एक्सर्टेड बाय ब्लंट नीडल। अच्छा, ये ब्लंट नीडल का मतलब होते हैं जो सुई जो है ना पुरानी हो चुकी है, खुरदरी हो चुकी है। ठीक है, मतलब थोड़ी मोटी हो चुकी है, उसकी शार्पनेस जो है वो रही नहीं है। ठीक है, वो होती है आपकी ब्लंट नीडल। तो ध्यान में रखेंगे, प्रेशर जो है, प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। अब एक तो शार्प नीडल है, शार्प नीडल का मतलब जो तीखी सुई है। अब तीखी सुई है, उसका एरिया क्या होगा, कम होगा। ठीक है, उसका एरिया क्या होगा, कम होगा। अगर एरिया आपका कम हुआ तो प्रेशर क्या हो जाएगा, प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, यानी कि शार्प नीडल जो होगा उसका प्रेशर क्या होगा, उसके द्वारा लगाया गया प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा। सेम फोर्स अगर लगा दे, दोनों पे क्या लगा दें, फोर्स की वैल्यू अगर सेम रखें तो प्रेशर क्या है, एरिया पे डिपेंड करेगा। एरिया जितना कम होगा उतना ही प्रेशर क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। ठीक है, यानी कि शार्प नीडल जो है वो ज्यादा प्रेशर लगाई एज कंपेयर टू ब्लंट नीडल। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, अच्छे से क्या रखेंगे, याद रखेंगे। शार्प नीडल ऑन द सरफेस, प्रेशर एक्सर्टेड बाय शार्प नीडल मोर देन द प्रेशर एक्सर्टेड बाय ब्लंट नीडल। ठीक है, ये ऑप्शन जो है क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर होगा। ध्यान में रखेंगे ना, अच्छे से क्या रखेंगे, याद रखेंगे। एक कूंद सुई द्वारा लगाए गए बल दबाव से क्या होगा, अधिक होगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, केपलर्स लॉ गवर्निंग द मोशन ऑफ प्लैनेट्स आर। केपलर्स लॉ आपको क्या बताता है, केपलर्स लॉ आपको प्लैनेटरी मोशन जो है ना वो पूरा आपको समझना है अगर, तो आपको क्या पढ़ने पड़ते हैं, केपलर्स के लॉ पढ़ने पड़ते हैं। ठीक है, और केपलर्स का लॉ जो है इनमें से कौन सा केपलर्स का लॉ है आप बता देंगे जल्दी से। केपलर्स लॉ गवर्निंग द मोशन ऑफ प्लैनेट आर
द ऑर्बिट ऑफ प्लैनेट इज इलिप्स अराउंड द सन। ये बिल्कुल ठीक बात है, ठीक है। केपलर का गति का जो प्लैनेटरी मोशन का जो पहला नियम है वो ये है कि ग्रहों का जो ऑर्बिट बनता है सन के चारों ओर, वो सर्कुलर नहीं है पूरा, वो क्या है, चपटा है, यानी कि अंडाकार है, वो इलिप्टिकल है। कैसा है, इलिप्टिकल। ये मैंने पिछले क्वेश्चन के अंदर आपको समझाया था। अच्छा, दूसरा क्या कहता है, द लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट एंड सन स्वीप इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, ये बात बिल्कुल ठीक है। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर इक्वल एरिया कवर करती है। कैसे इक्वल एरिया कवर करती है, थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए। ये मान लीजिए सन है आपका, ठीक है, ये मान लीजिए आपका सन है और सन के चारों ओर जो है ना वो ऐसे रिवॉल्व कर रहा है आपका कोई मान लीजिए प्लैनेट। ठीक है, तो मान लीजिए कि प्लैनेट जो है 1 सेकंड के अंदर यहां से यहां तक 1 सेकंड के अंदर आ गया, यहां से यहां तक 1 सेकंड के अंदर आ गया। अब अगर इसके द्वारा एरिया कवर देखेंगे हम, तो एरिया कवर कौन सा, ये वाला। ठीक है, ये वाला एरिया इसने क्या कर लिया, कवर कर लिया। अब अगर दूसरा देखें तो मान लीजिए कि ये प्लैनेट यहां था और 1 सेकंड के अंदर क्या आ गया, यहां आ गया। 1 सेकंड के अंदर क्या आ गया, यहां आ गया। क्यों यहां पर ज्यादा क्यों चलेगा, क्योंकि यहां पर स्पीड क्या होगी, ज्यादा होगी इसकी। ठीक है, मैंने बताया था सन के अगर पास रहेगा तो स्पीड क्या होगी उसकी, ज्यादा होगी, तो ज्यादा एरिया क्या कर जाएगा, कवर कर जाएगा। ठीक है, तो यहां से यहां तक क्या आ गया, 1 सेकंड में यहां से यहां तक आ गया। अब ये एरिया है, ठीक है, 1 सेकंड का टाइम यहां दिया था, 1 सेकंड का टाइम यहां दिया है मान लीजिए, और 1 सेकंड के टाइम में ये यहां से यहां आ गया और यहां से क्या आ गया, यहां आ गया। ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे ये दोनों एरिया क्या होंगे, इसको एरिया बोलते हैं एरिया A1 है और इसको बोल देते हैं एरिया A2 है। अगर तो एरिया क्या रहते हैं, दोनों बराबर रहते हैं। इसको आप लॉ ऑफ एरियल वेलोसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ एरियल वेलोसिटी बोलते हैं। तो केपलर का ये कौन सा है, सेकंड लॉ है कि एरिया जो है वो क्या रहेगा, बराबर रहेगा। तीसरा, द क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट, यानी कि आर का क्यूब अगर कर दें, ठीक है, आर क्या है यहां पर, मीन डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट है। ठीक है, प्लैनेट की मीन जो दूरी है वो है सन से। ठीक है, फ्रॉम द सन इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ इट्स ऑर्बिटल पीरियड टी, यानी कि टी का स्क्वायर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आर की क्यूब के। ठीक है, तो ये भी क्या है, ये भी केपलर की गति का तीसरा नियम है। ठीक है, केपलर के प्लैनेटरी मोशन का तीसरा नियम ये है, दूसरा ये है और पहला ये आपको इलिप्टिकल ऑर्बिटल दिखाया गया ये है। तो डी ऑप्शन जो क्वेश्चन का क्या बनेगा, राइट आंसर बनेगा, यानी कि सारे जो है यहां पर केपलर के लॉ हैं। ठीक है, सारे क्या है यहां पर केपलर के लॉ हैं। तो ध्यान में रखेंगे, अच्छे से क्या रखेंगे, याद रखेंगे, ये सभी डी ऑप्शन जो क्वेश्चन का क्या बनेगा, राइट आंसर बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपसे, मैग्नीट्यूड ऑफ बायोंट फोर्स डिपेंड्स ऑन। बायोंट फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होता है वो किस पे डिपेंड करता है। बायोंट फोर्स का मतलब उत्प्लावक बल। ठीक है, या इसको अपथ्रस्ट फोर्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अपथ्रस्ट फोर्स भी बोलते हैं। जब भी कोई चीज हम फ्लूइड के अंदर रखते हैं तो फ्लूइड जो है उसके ऊपर की तरफ क्या लगाता है, एक फोर्स लगाता है, जिसको आप क्या बोलते हैं, बायोंट फोर्स, या फिर क्या बोलते हैं, अपथ्रस्ट फोर्स बोलते हैं। ठीक है, और ये अपथ्रस्ट फोर्स, ये बायोंट फोर्स लगता कितना है, तो ये बायोंट फोर्स आपका लगता है क्योंकि इसकी डायरेक्शन जो है ना, वो जो आपका वेट लग रहा है उसके अपोजिट रहती है, तो इसको माइनस के अंदर लिखते हैं। किसके अंदर लिखते हैं, माइनस के अंदर लिखते हैं, और इसकी वैल्यू होती है माइनस रो जी वी। ठीक है, ये इसकी वैल्यू होती है। अच्छा, रो यहां पर क्या होती है, रो यहां पर होती है डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। क्या होती है, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। जी क्या होता है, जी होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और वी यहां पर क्या होती है, वी यहां पर जो अपना ऑब्जेक्ट पानी के अंदर जितना या फ्लूइड के अंदर जितना डूबा हुआ है उसका वॉल्यूम, ठीक है, या फिर उसके द्वारा हटाए गए पानी का वॉल्यूम। ये ध्यान में रखेंगे, पानी का वॉल्यूम नहीं है, और ना ये पूरी बॉडी जो आपकी इमर्ज हो गई है लिक्विड के अंदर उसका वॉल्यूम है। ये किसका वॉल्यूम है, जो पानी के अंदर, मान लीजिए कि ये मान लीजिए पानी है आपका। ठीक है, यहां तक क्या है, पानी मान लीजिए। ठीक है, इस पानी की डेंसिटी मान लीजिए रो है। ठीक है, और जी यहां पर क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। अब मान लीजिए ये बॉडी जो है पानी के अंदर है, तो ये वाला वॉल्यूम है ना, इस वाले वॉल्यूम को लेते हैं जो पानी के अंदर है, जो फ्लूइड के अंदर है, इस वाले पार्ट का वॉल्यूम है ये V। ठीक है, तो किस पे डिपेंड करता है, इसकी वॉल्यूम पे डिपेंड करता है, रो पे डिपेंड करता है, जी पे डिपेंड करता है, लेकिन डिपेंड किस पे नहीं करता। हाँ, मैग्नीट्यूड ऑफ बायोंट फोर्स डिपेंड्स ऑन, डिपेंड किस पे करता है ये पूछा गया है। तो वेट ऑफ ऑब्जेक्ट पे कहीं भी जिक्र नहीं आया, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट का। मास ऑफ फ्लूइड का भी कहीं भी जिक्र नहीं आया, मास ऑफ ऑब्जेक्ट का भी कहीं जिक्र नहीं आया। किसका जिक्र आया, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। किस पे डिपेंड करता है, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड पे डिपेंड करता है बायोंट फोर्स। ठीक है, जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी बायोंट फोर्स क्या लगेगा, उतना ही ज्यादा लगेगा। बायोंट फोर्स उतना क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। रो ज्यादा होगा तो बायोंट फोर्स क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा, यानी कि अपथ्रस्ट क्या होगा,
ज्यादा होगा, रो कम होगा तो अपस्ट्रेस क्या होगा, कम होगा। ध्यान में रखेंगे, अच्छे से क्या रखेंगे, याद रखेंगे। उत्प्लावक बल का परिणाम जो है, परिमाण जो है वो निर्भर करता है किसके ऊपर, निर्भर करता है द्रव के घनत्व के ऊपर। सी ऑप्शन जो क्वेश्चन का क्या बनेगा, राइट आंसर बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस। किसी सब्सटेंस से आपको रिलेटिव डेंसिटी बतानी है, ठीक है, रिलेटिव डेंसिटी बतानी है, तो आप किस तरह से बताते हैं, इज डिस्क्राइब एज द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस टू दैट ऑफ एयर। एयर के रिस्पेक्ट में डेंसिटी कितनी है उसकी, उसको लेकर बताते हैं। या फिर इज डिस्क्राइब एज द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस टू दैट ऑफ वाटर, यानी कि वाटर की तुलना, वाटर की डेंसिटी जो है ना उसकी तुलना करते हैं, ठीक है। तो ध्यान में रखेंगे रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है, रिलेटिव डेंसिटी होती है हमेशा डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। डिवाइड बाय क्या होती है, डेंसिटी ऑफ वाटर। पानी का घनत्व, पानी के घनत्व से क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। तो ये क्या होती है, ये आपकी डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। और ध्यान में रखेंगे, ध्यान में अच्छे से क्या रखेंगे, ध्यान रखें। अच्छा, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, इसकी यूनिट क्या बनेगी, इसकी यूनिट बनेगी केजी पर मीटर क्यूब। क्या बनेगी यूनिट, केजी पर मीटर क्यूब। और वाटर की अगर डेंसिटी है, इसकी भी यूनिट क्या बनेगी, केजी पर मीटर क्यूब बनेगी। क्या बनेगी, केजी पर मीटर क्यूब। तो यहां पर ये यूनिट से यूनिट कट जाएगी, यानी कि इसकी कोई यूनिट भी नहीं होती, रिलेटिव डेंसिटी कोई यूनिट नहीं होती, डज नॉट हैव एनी यूनिट। यानी कि डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बी और सी जो है वो सही आंसर है, ठीक है। रिलेटिव डेंसिटी के बारे में बी और सी जो है वो सही तर्क है, और जो आपका ए है वो गलत है, ए सही नहीं है। तो ध्यान में रखेंगे, यूनिट से यूनिट क्या होगी, यहां पर कैंसिल होगी। डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट थी वो भी, उसकी यूनिट भी सेम रहेगी। डेंसिटी ऑफ वाटर के यूनिट दोनों क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो यूनिट से यूनिट कट जाएगी, तो इसकी कोई यूनिट नहीं आएगी। रिलेटिव डेंसिटी कोई यूनिट नहीं होती, ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी भी है, यूनिट लेस और डायमेंशन लेस क्वांटिटी है रिलेटिव डेंसिटी आपकी। तो ध्यान में रखेंगे, सी, बी एंड सी बोथ आपके क्या होंगे, राइट आंसर होंगे। चलिए नेक्स्ट देखिए, which one of the following statement about gravitational force is not correct। कौन सी स्टेटमेंट जो है वो नॉट करेक्ट, यानी कि सही नहीं है। सही कौन सी जो है वो आपकी स्टेटमेंट नहीं है ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में। किसके बारे में, गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में। इट इज एक्सपीरियंस्ड बाय ऑल बॉडीज इन द यूनिवर्स। बिल्कुल सही बात है, हर एक बॉडी के द्वारा क्या किया जाता है, एक्सपीरियंस किया जाता है, ठीक है। हर एक बॉडी के ऊपर ये लगता है, ठीक है, ये बात बिल्कुल ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो हर एक बॉडी पे लगेगा, बस मास होना चाहिए तो ग्रेविटेशनल फोर्स जरूर लगेगा, कुछ ना कुछ लगेगा। दूसरा, इट इज डोमिनेंट फोर्स बिटवीन सेलेस्टियल बॉडी, यानी कि जो आपके आकाश से पिंड है, ठीक है, सेलेस्टियल बॉडी जो है, खगोलीय जो पिंड है आपके, उनमें एक प्रमुख बल है। तो बिल्कुल सही बात है, ठीक है। ये क्या करता है, डोमिनेट करता है जब मास आपका बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। जैसे अर्थ का मास हो गया, सन का मास हो गया, तो मास जैसे जैसे वेरी करता है तो ये क्या, ये इसकी डोमिनेंसी जो है वो बढ़ती जाती है, यानी कि ये क्या करता जाता है, डोमिनेट करता जाता है, ठीक है। तो ध्यान में रखेंगे अच्छे से। तीसरा क्या बोला है, इट इज नेग्लिजिबल फॉर एटम्स, ठीक है, यानी कि छोटे जो मासेस है, ठीक है, छोटे जो मासेस है उनके लिए क्या होता है, नेग्लिजिबल होता है, ठीक है, क्योंकि छोटे मासेस होंगे। अच्छा, ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू F इज इक्वल टू क्या होता है, Gm1 M2 डिवाइड बाय क्या होता है, R स्क्वायर होता है, ठीक है। अगर मासेस बहुत कम है तो G की वैल्यू जो है ना बहुत छोटी होती है। G की वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो ये वैल्यू देखिए, ये वैल्यू बहुत छोटी है, बहुत छोटा इसका कांस्टेंट है, ठीक है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो बहुत छोटी वैल्यू है। तो जब मासेज छोटे होंगे ना आपके, मासेज जब कम होंगे तो ये इसकी डोमिनेंसी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, ठीक है, नेग्लिजिबल रहेगा। ये क्या रहेगा, अब 10⁻⁻11 अगर न्यूटन आपका बल लगेगा तो वो क्या मतलब ऐसा नहीं डोमिनेट कर जाएगा, वो बहुत कम नेग्लिजिबल बल रहेगा। तो ये बात भी बिल्कुल ठीक है, यानी कि 3 कथन हमारे सत्य हो चुके हैं। तो इसका मतलब ये चौथे वाला जो है उसके अंदर कहीं ना कहीं दिक्कत मिलेगी। इट इज सेम फॉर ऑल पेयर ऑफ बॉडीज इन यूनिवर्स। हर एक पेयर के लिए सेम है, हर एक पेयर के लिए सेम नहीं होता, ठीक है, हर एक पेयर के लिए सेम नहीं होता। हर एक पेयर के लिए सेम क्यों नहीं होता, क्योंकि सबके मासेस तो बराबर नहीं है ना, ठीक है। अब अर्थ का मास, अर्थ और सन के बीच में बात करें ग्रेविटेशनल फोर्स कितना है, और दूसरा हम बात करें अर्थ और मून के बीच में, तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या बराबर थोड़ी ना होगा दोनों के बीच में, ठीक है, वो क्या होगा, कम ज्यादा होगा, वो क्या करेगा, वेरी करेगा। तो डी ऑप्शन जो क्या है गलत स्टेटमेंट है, ये जो है करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है, ठीक है। यह हमारे ब्रह्मांड के सभी पिंडों के जोड़े के लिए क्या है, समान है। तो ये वाली बात बिल्कुल जायज नहीं है, बिल्कुल गलत बात है ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए,
एन एग व्हेन प्लेस्ड इन ऑर्डिनरी वाटर सिंक्स बट फ्लोट्स व्हेन प्लेस्ड इन मेरीन। यानी कि अगर नमकीन पानी के अंदर हम अंडे को डाल दें तो वो तैरता है, जबकि अगर ऑर्डिनरी जो वाटर है हमारा उसके अंदर अंडे को डाल दें तो वो डूब जाता है। ये किसके कारण होता है? ये इसके कारण होता है क्योंकि जब भी हम पानी के अंदर कुछ चीज ऐड करेंगे, पानी के अंदर नमक ऐड कर दिया हमने, ठीक है, या चीनी ऐड कर दी, तो वो क्या काम करती है, वो उस पानी की डेंसिटी को बढ़ा देती है, वो उस पानी की डेंसिटी को बढ़ा देती है। अगर पानी की डेंसिटी बढ़ गई तो याद करो मैंने आपको बताया था, अभी क्वेश्चन आया था बायोन्सी का। किसका क्वेश्चन आया था? बायोन्सी का क्वेश्चन आया था। ठीक है, देखिए मान लीजिए आपके पास दो तरह के पानी है, ठीक है, एक तो मान लीजिए ये वाला पानी है और एक मान लीजिए ये वाला पानी है। दोनों के अंदर आपने अंडा रखा, ठीक है, दोनों के अंदर आपने क्या रखा, दोनों के अंदर आप अंडा रखना चाहते हैं, ठीक है। ये मान लीजिए ये नमकीन पानी है और ये मान लीजिए आपका साधारण पानी है, ठीक है। ये क्या है? साधारण पानी है। ये ब्रीन वाटर है और ये साधारण पानी मान लीजिए। तो जब आपने अंडा इसके अंदर रखा होगा, ठीक है, जब अंडा आपने इसके अंदर रखा होगा तो इसकी डेंसिटी क्या है, इसकी रो जो है वो क्या है, ज्यादा है। इसकी रो मान लीजिए रो नमकीन पानी की बोल देता हूं मैं, और इसकी मान लीजिए रो जो है वो है आपकी साधारण पानी की, ठीक है। तो रो एन जो है वो क्या ज्यादा है आपकी रो एस से? बिल्कुल ज्यादा है। इसका मतलब अपथ्रस्ट फोर्स जो ये लगाएगा वो ज्यादा होगा इसकी तुलना में, ठीक है। अपथ्रस्ट फोर्स इसका क्या होगा? ज्यादा। ये ऊपर की तरफ ज्यादा बल लगाएगा, क्योंकि अपथ्रस्ट की वैल्यू क्या होती है, अगर अपथ्रस्ट की बात करें तो वैल्यू होती है माइनस रो जी वी, ये वाली वैल्यू होती है। तो रो ज्यादा होगा तो अपथ्रस्ट फोर्स क्या लगेगा? ज्यादा लगेगा, यानी कि वो चीज जो है वो तैरेगी, ठीक है। इसलिए अंडा जो है वो नमकीन पानी के अंदर तैरता है, जबकि इस पानी के अंदर वो डूब जाता है। तो ध्यान में रखेंगे डेंसिटी ऑफ ब्रेन वाटर इज मोर देन, डेंसिटी ऑफ ब्रेन वाटर इज इक्वल टू, नहीं, डेंसिटी ऑफ ग्रेटर देन ऑर्डिनरी वाटर, ठीक है। डेंसिटी ऑफ ब्रेन वाटर जो है वो क्या होगी? ज्यादा होगी एज कंपेयर टू ऑर्डिनरी वाटर। तो ध्यान में रखेंगे, अच्छे से क्या रखेंगे, याद रखेंगे, ठीक है। और ये सारा खेल किसकी वजह से? ये सारा खेल अपथ्रस्ट की वजह से, क्योंकि डेंसिटी बढ़ेगी अपथ्रस्ट बढ़ेगा, ठीक है। अपथ्रस्ट बढ़ेगा तो चीजें जो है पानी के ऊपर तैरेगी। इसीलिए कई बार आपसे ये क्वेश्चन जो है ना थोड़ा सा घुमा के पूछा जाता है कि अगर कोई बोट है, आप मान लीजिए आपकी वो नदी के अंदर तैर रही थी और वो समुद्र के अंदर अगर एंटर कर गई, तो समुद्र के अंदर एंटर करेगी ना तो उस बोट का लेवल जो है ना वो थोड़ा बढ़ जाएगा, ठीक है, थोड़ी ऊपर आ जाएगी। वो क्यों ऊपर आ जाएगी? क्योंकि नदी का पानी जो है ना वो तो साफ पानी है आपका, ठीक है, और समुद्र का पानी है वो क्या है? लवणीय पानी है आपका, उसके अंदर बहुत सारे आयंस हैं, नमक भी उसके अंदर है, ठीक है। तो उसकी डेंसिटी क्या है? समुद्र के पानी की डेंसिटी ज्यादा होती है और नदी के पानी की डेंसिटी कम होती है, इसलिए वो जहाज जो है वो थोड़ा सा क्या आ जाएगा आपका? ऊपर आ जाएगा। ध्यान में रखेंगे, अच्छे से क्या रखेंगे, याद रखेंगे। तो इस तरह से क्वेश्चन ये बहुत टाइप से पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला आपसे, ए लिक्विड इज अलाउड टू फ्लो इनटू ट्यूब ऑफ कौन शेप, कौन शेप की ट्यूब से जो है लिक्विड को फ्लो करने के लिए अलाउ किया जाता है। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। एक तरल को शंकु के आकार की ट्यूब में प्रवाहित होने दिया जाता है, निम्नलिखित में से सही कथन की पहचान कीजिए। अच्छा, मान लीजिए कि शंकु के आकार की कैसे बनाएं, मान लीजिए कि ऐसी पाइप है, ठीक है, मान लीजिए कि ऐसी पाइप है, ठीक है, इसके अंदर लिक्विड जो है ना वो फ्लो कर रहा है, इसके अंदर क्या कर रहा है? लिक्विड फ्लो कर रहा है, ठीक है। ये मान लीजिए लिक्विड क्या कर रहा है? फ्लो कर रहा है ऐसे, ठीक है। इसके अंदर लिक्विड क्या कर रहा है? फ्लो कर रहा है, मान लीजिए। तो क्या कौन सा कथन जो है वो ठीक होगा? द स्पीड इज हाई एट द वाइडर एंड एंड आल्सो हाई एट द नैरो एंड, यानी कि दोनों सिरों पर स्पीड क्या होगी? हाई होगी, ठीक है। दोनों सिरों पे स्पीड क्या होगी? हाई होगी। तो ऐसा तो नहीं हो सकता, दोनों सिरों पे हाई नहीं होगी, क्योंकि एक सिरे पे आपको दिख रहा है, एक सिरा क्या है? मोटा है, एक सिरा क्या है? पतला है, ठीक है। पतले सिरे पर स्पीड क्या होती है? जनरली देखें अगर इस चीज को, ठीक है, जनरल लाइफ के अंदर कंपेयर करेंगे इस चीज को, तो जहां पर मोटा पार्ट होगा वहां पर क्या होती है? वहां पर स्पीड कम होती है पानी की, ठीक है। आप नहर, नदियां कुछ भी देख लो आप, ठीक है, जहां पर चौड़ी नदियां होती है ना वहां पर पानी की स्पीड क्या होती है? कम होती है, ठीक है। या फिर पाइप के अंदर देख लो, अगर मोटा पाइप आप लेोगे तो वहां पर पानी की स्पीड क्या होगी? कम होगी, और जो पतला पाइप होता है उसके अंदर पानी की स्पीड क्या होगी? ज्यादा होगी, ठीक है। तो यहां पर सीधी सी बात है, स्पीड क्या होगी? ज्यादा होगी पानी की या फिर फ्लूइड की, कोई भी फ्लूइड जो हमने अलाउ किया है, और यहां पर स्पीड क्या होगी? कम होगी। तो ध्यान में रखेंगे, पतले सिरे पर स्पीड क्या होगी? कम होगी, और मोटे सिरे पर क्या होगी? स्पीड ज्यादा होगी, ठीक है। ये तो होगी एक जनरल बात, लेकिन इसके लिए एक फॉर्मूला है जिसको आप बोलते हो इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। क्या बोलते हो? इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। और इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी कहती है a1 इंटू में v1 बराबर होगा a2 इंटू में v2, a2 इंटू में v2, यानी कि इसका एरिया, यहां देखिए इसका एरिया और यहां देखिए इसका एरिया, ठीक है।
अगर इसका एरिया कम है, एरिया क्या है कम, और इसका एरिया क्या है ज्यादा, अब A2 की वैल्यू A1 जो है वो आपका लेस देन है A2 से, A1 जो है वो लेस देन क्या है A2 से। इसका मतलब क्या है, इन दोनों को तो बराबर रहना है ना, एक पाइप के लिए, एक पाइप के अंदर फ्लो अगर कर रहा है, ठीक है, तो इन दोनों को क्या रहना, बराबर रहना है, ठीक है। इन दोनों को बराबर कब रह सकता है, जब V1 ग्रेटर हो V2 से, यानी कि V1 आपकी ज्यादा होगी, V2 आपकी क्या होगी, कम होगी, अगर ऐसा है तो, ठीक है। ये हो गया आपकी फिजिक्स की बात, ठीक है। तो जनरल लाइफ के अंदर भी आप देख सकते हैं, और फिजिक्स के फॉर्मूले लगाकर भी आप देख सकते हैं, स्पीड जो है वो यहां पर क्या होगी, ज्यादा होगी, यहां पर क्या होगी, कम होगी। द स्पीड इज लो एट द वाइडर पार्ट एंड हाई एट द नैरो एंड। बिल्कुल बी ऑप्शन जो है क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर होगा। बाकी ऑप्शनों को हमें पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपको थोड़ा बहुत पता है तो, ठीक है। थोड़ा बहुत आप क्या करिए, लाइफ का एक्सपीरियंस जो है, ठीक है, जो चीजें आप देखते हैं दिन भर के अंदर, ठीक है, आप अच्छे से देखा होगा आपने कि अगर मोटी पाइप लेगी तो वहां पर पानी की स्पीड या क्या होगी, कम होगी, और पतले सिरे पर देखें तो स्पीड क्या होगी, वहां पर ज्यादा होगी, ठीक है। ये चीजें तो आपने आम लाइफ के अंदर देखी भी है। चलिए नेक्स्ट देखिए, द वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स ऑफ लिक्विड थ्रू एन ओरिफिस इज इन बॉटम ऑफ टैंक डज नॉट डिपेंड अपॉन, किसके ऊपर डिपेंड नहीं करता, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स, ये वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स आखिरकार चीज क्या है। मान लीजिए कि आपके पास कोई मान लीजिए आपके पास कोई टैंकी है, या फिर कोई मान लीजिए कोई भी चीज है आपके पास, ठीक है, जिसके अंदर एक फ्लूइड भरा हुआ है, ठीक है। मान लीजिए फ्लूइड हम जब भी मानते हैं तो पानी मानते हैं हम लगभग, ठीक है, क्योंकि सारी जगह अवेलेबल है पानी, आप आराम से भर के देख सकते हैं, ठीक है। और यहां पर क्या कर दिया मैंने, एक होल कर दिया, इसके नीचे क्या कर दिया मैंने, एक ऐसे नीचे मैंने क्या बना दिया, एक इसके होल बना दिया। अब इसके अंदर से पानी की स्पीड से बाहर आएगा, ठीक है, इसके अंदर से जो पानी की गति होगी, पानी की गति, ठीक है, इसके अंदर से पानी जो है वो किस गति से बाहर आएगा, उसी को क्या बोलते हैं आप, वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स बोलते हैं। और पानी किस गति से बाहर आता है, तो मान लीजिए ये टैंकी थी आपकी h हाइट की, कितने हाइट की थी, h हाइट की, h हाइट का इसके अंदर भरा हुआ था, और जो इसके अंदर आपने फ्लूइड भर रखा था, जो भी फ्लूइड इसके अंदर भर रखा था, उस फ्लूइड की डेंसिटी मान लीजिए क्या थी, रो थी आपकी, ठीक है। तो पानी जो है वो यहां से किस स्पीड से बाहर आएगा, वो आएगा आपका अंडर रूट ऑफ 2gh, अंडर रूट ऑफ 2gh। इस स्पीड से पानी क्या आएगा, बाहर आएगा, इस स्पीड से वो फ्लूइड क्या आएगा, बाहर आएगा, ठीक है, यहां से। तो ध्यान में रखेंगे, इसको बोलते हैं टॉर्सलीज इक्वेशन। क्या बोलते हैं, टॉर्सलीज इक्वेशन, ठीक है। और टॉर्सली ने बताया था ये, ठीक है, क्या किसने बताया था, टॉर्सली ने बताया था, टॉर्सलीज इक्वेशन इसको बोलते हैं। इस स्पीड से पानी जो क्या आएगा, बाहर आएगा, यानी कि जो पानी की गति है ओरिफिस से, वो डिपेंड आपकी जी पे करती है, और किस पे करती है, एच पे करती है, यानी कि हाइट ऑफ फ्लूइड पे डिपेंड करती है कि फ्लूइड की हाइट कितनी है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे भी डिपेंड करती है, लेकिन साइज ऑफ ओरिफिस से डिपेंड नहीं करती है। ये ऑप्शन जो क्वेश्चन का क्या बन जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा, साइज ऑफ ओरिफिस पे डिपेंड नहीं करती है, ठीक है। तो ध्यान में रखेंगे, अच्छे से क्या रखेंगे, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द रेन ड्रॉप फॉलिंग फ्रॉम स्काई नाइदर इंजर अस नॉर मेक होल ऑन द ग्राउंड, यानी कि बारिश की बूंदे, जो बारिश आती है जब, ठीक है, तो आपको पता होगा बारिश बहुत ऊपर से आती है, ठीक है, बारिश जो है वो बहुत ऊपर से आती है। बादल ये लगा लो हमसे 1 या 2 किलोमीटर दूर तो होंगे, ठीक है, 2 किलोमीटर दूर मान के चलिए, 2 किलोमीटर दूर है, ठीक है। जैसे मान लीजिए बादल हमसे कितने दूर हैं, ये मान लीजिए यहां पर बादल हैं, ठीक है, ये हाइट जो है 2 किलोमीटर हाइट, ठीक है, ये मान के चलिए, एक बार के लिए मान लेते हैं 2 किलोमीटर है। अब आपको पता है कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, जी जो है वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। जी क्या होता है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, ठीक है। अब मान लीजिए यहां से एक बूंद चली, यहां से क्या चली, एक बूंद चली, उसकी गति जो है वो हर एक सेकंड कितनी बढ़ रही है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हर एक सेकंड में उसकी गति कितनी बढ़ रही है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो पहले सेकंड में कितना चलेगा, 9.8, दूसरे सेकंड में उसकी वेलोसिटी इतनी बढ़ जाएगी, यानी कि 19.6 मीटर चल लेगा, तीसरे सेकंड में उसकी गति और बढ़ जाएगी, ठीक है। यानी कि जब 2 किलोमीटर कवर करेगा, ये मान लीजिए इसने 2 किलोमीटर कवर किए, ज्यादा नहीं तो हम नॉर्मल कैलकुलेशन मान लेते हैं, 20 सेकंड में कवर किए, ठीक है। तो 20 सेकंड बाद इसकी स्पीड क्या होगी, 20 इंटू में 9.8, 20 इंटू में क्या लिखेंगे, 9.8, ये मान लीजिए एक नॉर्मल स्पीड होगी उसकी, ठीक है। 20 इंटू में 9 यानी कि 9 दूनी 18, 180 मीटर पर सेकंड, ठीक है, 180 मीटर पर सेकंड, मतलब आसपास 200 के आसपास उसकी स्पीड हो जाएगी अगर ऐसा हुआ तो।
ऐसा अगर हुआ तो 200 मीटर पर सेकंड, अब 200 मीटर पर सेकंड की स्पीड आपको पता है कितनी होती है, 200 मीटर पर सेकंड की स्पीड अगर हुई तो बारिश जो है ना, बूंद अगर बाहर खड़े होंगे आप और आपके सर में घुसेगी तो सर के बाहर निकल जाएगी ऐसे यहां से, ठीक है, इस तरह से क्या निकल जाएगी, सर में अगर घुसेगी तो बाहर निकल जाएगी, फिर भागते फिरोगे, ठीक है, कि ओ हो बारिश आ गई, बारिश आ गई, भागो भागो, ठीक है, आपकी छतों के अंदर से आएगा ऐसे पानी, ठीक है, छतों को क्रॉस करते हुए। तो ऐसा नहीं होता, ऐसा क्या है, नहीं होता, क्योंकि फ्लूइड के अंदर जब भी हम मूव करते हैं, फ्लूइड के अंदर क्या करते हैं, मूव करते हैं। हवा भी क्या है, फ्लूइड है, फ्लूइड जिसके अंदर जो बहने की प्रॉपर्टी रखता है उसको फ्लूइड आप बोलते हैं। अब हवा जो है वो क्या है, फ्लूइड है। तो हवा के अंदर जैसे ही आपका बारिश की बूंद चलती है तो नीचे से क्या लगता है, एक फोर्स लगता है ऊपर की तरफ, नीचे से क्या लगता है, एक फोर्स लगता है ऊपर की तरफ, जिसको आप क्या बोलते हैं, अपथ्रस्ट फोर्स बोलते हैं, ठीक है, जिसको अपथ्रस्ट फोर्स या फिर एयर ड्रैग भी आप बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, एयर ड्रैग भी आप बोल सकते हैं। तो ये एयर ड्रैग जो है ना, ये एक वेरिएबल फोर्स होता है। कैसा फोर्स होता है, वेरिएबल फोर्स। जैसे ही वेलोसिटी बढ़ेगी ना, ये फोर्स बढ़ता है, ठीक है, माइनस के वी इस तरह का एक फोर्स लगता है, ठीक है, जिसकी वैल्यू होती है माइनस के वी। इस तरह का फोर्स जो है ना, वो किसकी तरफ, ये माइनस साइन क्या दिखा रहा है, ऊपर की तरफ लगेगा, माइनस साइन क्या दिखा रहा है, ऊपर की तरफ लगेगा, ठीक है, यानी कि बारिश नीचे आना चाहती है और ये फोर्स लगेगा उसके ऊपर की तरफ। तो वेलोसिटी जैसे जैसे बढ़ेगी ना, तो ये फोर्स आपका बढ़ता जाएगा, फोर्स आपका बढ़ता जाएगा, ठीक है। और एक टाइम ऐसा आएगा जब नीचे वाला फोर्स, नीचे क्या लग रहा है, इस ड्रॉप का mg लग रहा है, नीचे क्या लग रहा है, इस ड्रॉप का mg, इसका वेट नीचे की तरफ लग रहा है और ये फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है, ठीक है। तो एक टाइम ऐसा आएगा जब mg और kv क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, यानी कि एयर ड्रैग और जो आपका फोर्स लग रहा था नीचे की तरफ, एयर ड्रैग ऊपर की तरफ लग रहा था और बारिश का वेट, बारिश की बूंद का जो वेट था वो नीचे की तरफ लग रहा था, ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। और वहां पर क्या हो जाएगी, वहां पर बारिश की बूंद की जो वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी, ठीक है। उस कांस्टेंट वेलोसिटी को बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी, क्या बोलते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी। तो कांस्टेंट टर्मिनल वेलोसिटी जो है उससे बारिश की बूंद क्या आती है, नीचे आती है, ऐसे स्पीड बढ़ते हुए नहीं आती। अगर बढ़ते हुए आएगी तो फिर ऐसा ही होगा कि बूंद यहां से आपके डलेगी, ठीक है, यहां से, और इधर इस वाली साइड से आपकी बाहर निकल जाएगी, ठीक है, अगर ऐसा हुआ बढ़ते हुए आई तो। लेकिन बढ़ते हुए आती नहीं है, कांस्टेंट टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है, कांस्टेंट टर्मिनल वेलोसिटी से आती है। ध्यान में रखेंगे, अच्छे से क्या रखेंगे, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखिए, ए पार्टिकल ऑफ मीडियम इन कॉन्टेक्ट विद वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट, एक पार्टिकल जो है वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट के कॉन्टेक्ट के अंदर है, इज फर्स्ट डिस्प्लेस फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन, इट एक्सर्टेड ए फोर्स ऑन एडजेसेंट पार्टिकल एंड डिस्प्लेस इट फ्रॉम रेस्ट। आफ्टर डिस्प्लेसिंग द एडजेसेंट पार्टिकल, द फर्स्ट पार्टिकल, पहले पार्टिकल का क्या होगा, क्या कर रहा है कि मान लीजिए कोई आपका वाइब्रेट कर रहा था, मान लीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट था आपका, ठीक है, मान लीजिए क्या था, कोई ऑब्जेक्ट था आपका, ये वाइब्रेट कर रहा है ऐसे, ठीक है। अब वाइब्रेशन जब होगा, इसके साथ में जो पार्टिकल है, इसके साथ में मान लीजिए ये वाला पार्टिकल है, ये वाला पार्टिकल क्या होगा, डिस्प्लेस होगा, और ये वाला पार्टिकल डिस्प्लेस हुआ तो इसके साथ में जो पार्टिकल है इसके ऊपर क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा, इसके ऊपर क्या लगाएगा, बल लगाएगा, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं इसको, ठीक है। ये मान लीजिए वो पार्टिकल था जो डिस्प्लेस हुआ, ठीक है। अब यहां पर एक पार्टिकल और है मान लीजिए, तो अगर ये डिस्प्लेस होगा इस साइड, तो ये क्या लगाएगा, इसके ऊपर फोर्स लगाएगा। अब फोर्स लगाने के बाद ये क्या होगा, डिस्प्लेस होगा, ये क्या होगा, डिस्प्लेस होगा, ये आगे पार्टिकल पर क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा, आगे पार्टिकल पर क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा, इसने इसके ऊपर लगाया, इसने इसके ऊपर लगाया, ठीक है। तो इस तरह से क्या फोर्स पार्टिकल लगाते जाएंगे। लेकिन जब इसने इसके ऊपर फोर्स लगा दिया तो इस वाले पार्टिकल का दोबारा से क्या होगा, तो ये पार्टिकल क्या होगा, ये पार्टिकल दोबारा से अपनी पोजीशन पे आ जाएगा, दोबारा से क्या आ जाएगा, अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ जाएगा, इसके ऊपर फोर्स लगा के, क्योंकि इसके पास जो भी एनर्जी थी, जो भी फोर्स इसके पास था वो इसने इसको दे दिया। अब ये जो है ये वापस वहीं आ जाएगा, वापस क्या आ जाएगा, वहीं आ जाएगा, ठीक है। तो ध्यान में रखेंगे, अच्छे से क्या रखेंगे, याद रखेंगे, कम बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, वापस से क्या आ जाएगा, अपनी पोजीशन में आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से साउंड वेव चलती है आपकी, इस तरह से क्या चलती है, साउंड वेव आपकी चलती है, ठीक है। जो लॉन्गिट्यूडिनल वेव होती है वो इसी तरह से चलती है, ठीक है। पार्टिकल वाइब्रेट करते हैं, पार्टिकल क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं, ठीक है। यहाँ के पार्टिकल जो है वो यहाँ के पार्टिकल फोर्स लगाएंगे, ठीक है, यहाँ फोर्स लगाया और वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन के अंदर आ गए। अब ये तो डिस्प्लेस हो गया ना, अब ये आगे फोर्स लगाएगा, ठीक है। ये मान लीजिए यहाँ पार्टिकल था, उसके ऊपर फोर्स लगाया, ठीक है, ये वापस अपने पोजीशन के अंदर आ गया, ये फिर आगे फोर्स लगाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है ना, पार्टिकल का मोशन यहां पर नहीं होता, पार्टिकल सिर्फ क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं, ठीक है।
लेकिन वेव जो है ना वो आगे चलती जाती है, यानी कि एनर्जी जो है वो यहां से यहां पर क्या करा था, वाइब्रेट करा था ऑब्जेक्ट, ठीक है, उसने इस पार्टिकल पर फोर्स लगाया तो इसने आगे लगाया, ठीक है, यानी कि इसने इसको एनर्जी दी, इसने आगे एनर्जी ट्रांसफर कर दी, फिर इसने आगे एनर्जी ट्रांसफर कर दी, तो इस तरह से एनर्जी का ट्रांसफर जो है वो होता रहेगा एज अ लॉन्गिट्यूडिनल वेव की फॉर्म में, ठीक है। तो ध्यान में रखेंगे, अच्छे से क्या रखेंगे, याद रखेंगे, साउंड वेव जो है ना वो ऐसा करती है जनरली, कम्स बैक इनटू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। तो ध्यान में रखेंगे, अच्छे से क्या रखेंगे, याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, ए बिग एक्सप्लोजन ऑन द मून कैनॉट बी हियर्ड ऑन द अर्थ बिकॉज, यानी कि मून के ऊपर अगर कोई बहुत बड़ा धमाका हो गया तो वो अर्थ के ऊपर आपको सुनाई नहीं देगा, अर्थ के ऊपर आपको सुनाई नहीं देगा। ऐसा क्यों होगा, ऐसा क्यों होने वाला है? चंद्रमा पर एक बड़ा विस्फोट पृथ्वी पर नहीं सुना जा सकता, क्योंकि इसका कारण क्या है? इसका कारण है द एक्सप्लोजन प्रोड्यूस हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव विच इज इनऑडिबल, यानी कि एक्सप्लोजन जो है वो इतनी जोर से साउंड वेव प्रोड्यूस करता है जो सुनने लायक नहीं है, जो हम सुन नहीं सकते। या फिर साउंड वेव रिक्वायर्ड मटेरियल मीडियम फॉर प्रोपगेशन, साउंड वेव आर एब्जॉर्ब्ड इन मून एटमॉस्फेयर, ये एटमॉस्फेयर तो मून के पास है ही नहीं ना, ठीक है। साउंड वेव एब्जॉर्ब्ड अर्थ एटमॉस्फेयर, तो ध्यान में रखेंगे, अच्छे से क्या रखेंगे, याद रखेंगे, साउंड वेव को चलने के लिए क्या है, मटेरियल मीडियम की आवश्यकता होती है, यानी कि उसको एक मीडियम चाहिए ट्रेवल करने के लिए। अगर चंद्रमा और अर्थ के बीच में पूरा अगर मीडियम होता, ठीक है, तो जरूर हमें सुनाई देता, लेकिन अभी मीडियम नहीं है, ठीक है। तो मीडियम नहीं है, इसलिए जो साउंड पे प्रोड्यूस जो साउंड है, सॉरी मून पे प्रोड्यूस जो साउंड है वो चंद्रमा वो जो अर्थ के ऊपर नहीं सुनाई देगी, ठीक है। तो ध्यान में रखेंगे, अच्छे से क्या रखेंगे, याद रखेंगे, क्योंकि साउंड मीडियम को क्या चाहिए, रिक्वायर्ड मटेरियल मीडियम चाहिए उसको प्रोपोगेट करने के लिए। ध्यान में रखेंगे, बी ऑप्शन क्या है क्वेश्चन का राइट आंसर है, ठीक है, बी ऑप्शन क्या है क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए तो आज के लिए हमारे पास इतने क्वेश्चन थे, ठीक है। होप कि आपने बहुत अच्छे से एंजॉय किया इन क्वेश्चन को, बहुत अच्छे से आपने पढ़ा है, ठीक है। और इसी तरह से हमारी क्लास जो है वो डेली आपको मिलती रहेगी और डेली आप अपनी तैयारी जो है उसको बेहतर से बेहतरीन करते रहेंगे, ठीक है। तो हम मिलते हैं एक और बेहतरीन से लेक्चर के साथ, टिल देन टेक केयर।